मरीम नवाज़ ने तकरीर करते हुए जजेस के को मुखातब कर करके जो बातें कही हैं वो भी जजेस के बारे में पहले कभी नहीं कही। खान साहब ने भी कह दिए अपने कारकुनान को कि आप लोग तैयार रहें पुरअमन एहतजाज के लिए। इस तरीके से अगर दोनों तरफैन के जो लोग हैं सड़कों पर होंगे तो मेरे ख्याल में ये एक थोड़ी डेंजरस सूरत हाल हो सकती है। ये तो नहीं होने जा रहा इसलिए कि अभी तो सारी लीडरशिप गिरफ्तार है और कुछ 4000 के करीब वर्कर उनके गिरफ्तार है। तो अब तो उनके वर्कर घर से बाहर निकलते हुए कुछ 4-5 दफ़ा सोचेंगे, एक दो दफ़ा नहीं है। लगता है कि तो अभी तो ये सूरत हाल नहीं होने जा रही कि फेस टू फेस एक दूसरे के खिलाफ आएंगे। जो इस्लामाबाद का जो धरने में आपने कहा कन्वर्ट हो गया है, जो आज का जलसा है या आप उसको रैली कह लीजिए, आप उसको जो मर्जी कह लीजिए या एहतजाज है, उसने खान साहब का एक ये बुखार ज़रूर उतार दिया है आज के जनाब जलसे में। लोग सिर्फ आप ही इकट्ठे कर सकते हैं, बाकी तो किसी के साथ कोई आई नहीं, क्योंकि उनके बकौल तो 24 करोड़ लोग उनके साथ हैं। तो ये क्या हिंदुस्तानी हैं, ये अमेरिकन हैं, ये अफगानिस्तान हैं, ये कौन लोग हैं जो आज वहाँ पर इकट्ठे हैं? भी तो पाकिस्तानी है ना, कि नहीं? सही। अच्छा, फिर उसमें PDM की पूरी जमातों की क़यादत की लीडरशिप रिप्रेजेंटेशन भी है और उनके लोग भी हैं। जुलूस गए हैं यहाँ से, पहली दफ़ा नून लीग ने भी दिल लगा के मौलाना का साथ दिया, इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने भी, बबांगे दोहल यानी उनके भी काफ़िले बड़े बड़े दूर से आए हैं और अभी क्राउड इमर्ज हो रहा है। ये इससे ज़्यादा बढ़ेगा मेरा ख्याल है। मैं सेफली कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब के बड़े से बड़े जलसे का रिकॉर्ड आज मौलाना फजलुर रहमान ने तोड़ दिया है। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिक्स रिपोर्ट की है। तो देखिए इनको इजाजत मिल गई धरने की? इजाजत खान साहब ने ली कभी? अच्छा, ये भी नहीं ले। खान साहब इजाजत लेते हैं परेड ग्राउंड की और जा पहुंचते हैं डी चौक में। इजाजत लेते हैं डी चौक की, पहुंच जाते हैं रेड जोन में। तो उनके लिए अगर नहीं है तो फिर किसी के लिए भी नहीं है। गलत चीजें एक चीज ठीक तो नहीं हो सकती, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि जनाब तुसी क्यों कीता है, इसलिए कि आपने खुद किया था। ये भी तो है ना। एनीवे, हैविंग सेड दिस, आज वहां जो तकरीरें हुई हैं, 2-3-4 तकरीरों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक पार्लियामेंट में जो यानी बिलावल भुट्टो ने तकरीर की है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी स्टेक होल्डर हैं, ख़ास तौर से फौज के साथ रिलेशनशिप के हवाले से। दूसरी मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज़। तकरीरें बाकी के लीडर्स की भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक तो कमेटी बन गई है पार्लियामेंट के अंदर जो रेफरेंस दायर करेगी जनाब चीफ जस्टिस के खिलाफ। उसमें नाम भी हैं, उसमें शाहनवाज रांझा साहब हैं और कोई सलाउद्दीन साहब हैं MQM के। अच्छा। वो उसके जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस वगैरह सारा कुछ वो बनाएंगे और उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे रेफरेंस का। दूसरा थ्रेड बाहर है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो ये अजीम शान इज्तिमा है लोगों का, उसमें मुतालबा किया जा रहा है कि भाई साहब इस्तीफ़ा दें। आप इस्तीफ़ा दें। क्यों? इसलिए कि आपने एक लाडले को इस हद तक पहुंचा दिया है कि आप अब जज नहीं रहे हैं, बल्कि आप उनकी पार्टी के रुकन बन गए और उनको चैलेंज किया जा रहा है कि ये आप अपना ओहदा छोड़ें, PTI ज्वाइन करें और फिर सियासत के मज़े लें। ऐसी बातें की गई हैं जो हमने आला अदलिया के बारे में पहले कभी नहीं सुनी। और इसकी वजह क्या है? वो है जजेस का कंडक्ट। सबसे बड़ा जो नुकसान बंदयाल साहब ने अपना किया और सुप्रीम कोर्ट का किया, वो ये था कि इस हाउस को डिवाइड होने दिया अपनी हरकत की वजह से। हरकत क्या है कि अगर 50 मुकदमे लगते हैं तो उनमें से 49 में से एक ही किस्म के 5 जस्टिस का पैनल बनता है। एक ही तरह के एक ही शख्स के हक में फैसले आते हैं। तो मुझे आप बताइए कि अगर 15-16 के हाउस में से 8-7 की स्प्लिट है तो आप इसको कैसे सुप्रीम कोर्ट कहेंगे? हमने कभी पहले सुना था इससे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजों की डिवीजन इस तरह की है? ये 60-70 भी नहीं है, ये 49-51 है। एक बंदे का फ़र्क है, 7 वो हैं, 8 ये हैं, चीफ जस्टिस समेत। तो बाहर खड़ी हुई जो तकरीरें हैं बहुत हॉस्टाइल हैं। ऐसी तकरीरें हमने पहले कभी नहीं सुनी हैं और इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके 4-5 साथियों का वो रवैया है जिसमें उन्होंने ऐसे लफ्ज़ कोर्ट अनकोर्ट में कह रहा हूँ फैसले दिए हैं जिनकी ना अदालती नज़ीर है कोई और ना आइंदा कोई नज़ीर के तौर पे उन फैसलों को इस्तेमाल करेगा। सही। अच्छा, अब बुखारी साहब ये PDM का धरना तो अब तय तो मेरे ख्याल में यही पाया है कि जब तक इस्तीफ़ा नहीं आता तब तक जो है वो धरना दिया जाएगा। दूसरी तरफ हमने देखा कि वो केस जो है उसकी समाअत, जो पंजाब में इलेक्शन का केस है, उसकी समाअत अगले हफ्ते यानी मंगल तक के लिए जो है वो आगे बढ़ाई गई है। तो तब तक मौका मिलेगा, टाइम होगा, या आपको लगता है कि अब आगे आने वाले कुछ दिनों में चीज़ें शायद बहुत फास्ट ट्रैक पे चली जाएं और जो है आपने बहुत सही सिमत में इशारा किया है।
मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने आज बहुत समझदारी से, बहुत यानी क्या कहना चाहिए, हालात को भांपते हुए, मैं उस जिस लफ्ज़ की तलाश में हूँ वो ये कि विजडम का मुजाहरा करते हुए, सेगेसिटी का मुजाहरा करते हुए, आज जो तवक्को की जा रही थी कि शायद वो आएंगे, आके पूरी काबीना को उड़ा देंगे, प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसकी बजाय उन्होंने आज दोनों पार्टियों को कहा है कि ये सियासी मसला है, इसे आप दोनों अतराफ बैठ के आपस में तय कर लें, और इसके लिए 8 दिन का टाइम दिया है। अली जफ़र साहब ने बीच में से टोकने की कोशिश की कि जी नहीं, आप 2 दिन का टाइम दे दें, तो फिर चीफ जस्टिस को उन्हें कहना पड़ा आप बाहर देख रहे हैं क्या हो रहा है। उनका इशारा सिर्फ आज के जलसे की तरफ नहीं था, बल्कि उन 4 दिनों की तरफ भी था जो मई 9 को शुरू हुआ था, जो सब कुछ ऐसे रिमार्क्स बुखारी साहब उनके हैं जो कि मेरे ख्याल में, जो आपने कहा कि विजडम के साथ फैसला किया है, उन्होंने कहा कि अदालत ने सिर्फ आइनी हालात भी देखना होता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब जंगी हालात हो तो कानून खामोश हो जाता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें कही गई हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब मुझे तो नहीं लगता कि शायद चीफ जस्टिस साहब तो पहले भी ये मशवरा दे चुके हैं कि दोनों जो हैं तरफ के लोग बैठें, बात करें। अभी जो क्रैकडाउन हम देख रहे हैं पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर, उन हालात में आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये जो मशवरा दिया गया है चीफ जस्टिस? देखिए, गुजारिश ये है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब पीडीएम की क़यादत ये कहेगी कि हम दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते, इसलिए कि जो कुछ हुआ है उसके पस मंज़र में उनके पास ये कहने के लिए जवाज़ मौजूद है, ठीक है। मगर इससे पहले खान साहब ने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। उन्होंने भी कहा था मैं चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, सही, इनसे तो बातचीत नहीं हो सकती। और मुझे याद आ रहा है वो मौका जब ये सारा मेस क्रिएट होने से पहले दोनों साइडें आपस में बैठी थी, चीफ जस्टिस साहब के कहने एक अपॉर्चुनिटी तो थी, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, वो थी जो ज़ाया किसने की, पीटीआई ने। बिकॉज पीटीआई अनाउंस के हमने इससे विड्रॉ कर लिया। वो जो है ना, वो इनके क्या है, वो जो मुजावर हैं, वो एक मज़ार के मुल्तान में क्या नाम है उनका, शाह महमूद कुरैशी, हाँ, उन्होंने कहा था हमने विड्रॉ कर लिया है, करें विड्रॉ। अब देखता हूँ मैं कहाँ तक वो विड्रॉ करते जाएंगे। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा हम तकरीरों का अगर जिक्र नहीं करेंगे कि उसके कंटेंट में क्या बात थी, तो ये बात अधूरी रह जाएगी। सही। पहली बात तो ये है कि मरीम नवाज ने तकरीर करते हुए जजेस के को मुखातब कर करके जो बातें कही हैं वो भी जजेस के बारे में पहले कभी नहीं कहेगी, मगर उनकी बातों में वज़न इसलिए था कि उन्होंने हर बात जो है वो हवाला दे के की है। फलां वक्त में आपने ये किया, फलां वक्त में आपने ये किया, फलां वक्त में आपने ये किया, आपने ये रियायत दी, उसको ये रियायत दी, उसको और उसको अपना लाडला बनाया। मौलाना फजल रहमान ने अपना धरना जो है उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, यकीनन मगर ये बहुत सेन फैसला है। वो कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो दोबारा आएंगे। ये सेन फैसला है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। अच्छा। इसलिए कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती तो ना तो सुप्रीम कोर्ट की ग्रेस बचनी थी, ना ही इनके पास वापसी का कोई रास्ता रहना था।